हे वेलकम टू माय चैनल द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज जहां हम लोग 1 घंटे भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह पाते हैं, एक ऐसा समय था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में धीरे धीरे कई सारी डिस्कवरीज हुई हैं, लेकिन ऐसा होने में हज़ारों साल लग गए। इस विषय के बारे में अधिकतर लोग बार चर्चा नहीं करते हैं कि कौन सा लॉ कब आया और कौन सा लॉ पहले आया, कौन सा लॉ बाद में आया। अधिकतर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस लॉ में क्या है। तो इस बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं कि कौन से बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल में याद रखने हैं। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, कई सारी डिस्कवरीज हुई और वर्तमान समय का जो परिप्रेक्ष्य है वो तैयार हुआ। तो आज हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे, छोटी बड़ी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे। तो लास्ट तक देखिए मेरा लेक्चर, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर, डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात है 600 बीसी की। ग्रीक फिजिशियन थेल्स, इन्होंने सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को महसूस किया। इन्होंने देखा कि जब फर या सिल्क जैसा कोई आइटम अगर हम अंबर के साथ उसको रगड़ते हैं तो वो चीज़ों को आकर्षित करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। उस समय इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने इस चीज़ को फर्स्ट टाइम महसूस किया। ये अंबर स्टोन्स अंबर के होते हैं, इस पे उन्होंने सिल्क को रगड़ा था, तो उन्हें सबसे पहले पता चला था कि ऐसा करने पर ये चीज़ों को आकर्षित करने लगती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1 BC, इजिप्टियन टेक्स्ट में कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फिश का जिक्र होता है। हालांकि उस समय उन्होंने उसका नाम इलेक्ट्रिक फिश नहीं रखा था, उस समय वो उसको एज थंडर बुलाते थे। इलेक्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ था। लगभग 2200 साल ऐसे ही गुजर गए, कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ इस फील्ड में, कोई खोज, बड़ी खोज नहीं हुई जिससे इस फील्ड में और कई सारे डेवलपमेंट्स हो सकते। फिर थेल्स और इजिप्टियन टेक्स इन इसी तरीके की परिकल्पनाओं को जारी रखते हुए 1600 एडी में इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिकस। ये शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1600 एडी में हुआ था। यानी अभी तक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी शब्द का भी प्रयोग नहीं हुआ था, सबसे पहली बार इस्तेमाल किया है विलियम गिलबर्ट ने। इस शब्द का मतलब होता है लाइक अंबर। ये एक ग्रीक शब्द है। उसके बाद सन 1646 में सर थॉमस ब्राउने ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शब्द का इस्तेमाल किया। अभी तक कई सारी खोजें होना बाकी थी, अभी बस एक परिकल्पना चल रही थी और एक आधार तैयार हो रहा था आने वाली इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इस फील्ड में हुई लगभग 140 सालों के बाद में, 1785 में, जब चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब्स, इनका लॉ हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के नाम पे, इन्होंने ये बताया कि अगर किसी माध्यम में दो चार्ज आपस में किसी आर डिस्टेंस पे हैं तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी फोर्स हो सकता है या फिर रिपल्शन का भी फोर्स हो सकता है। तो उन्होंने उस समय पे डिस्क्राइब किया था जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और एक कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। खैर, ये सारे लॉज क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, इनको हम आने वाले लेक्चर्स में सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। फिलहाल अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी यही थी कि उन्होंने बताया था कि दो चार्ज अगर आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी कोई खास किसी ने इतना ज़्यादा बताया नहीं था, ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। और ये कुछ कुछ हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता जुलता है, जहाँ पर भी हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पर जी जो होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। खैर, आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी 1800 एडी में, जब एलेसनेड्रो वोल्टा ने पहली बार बैटरी की खोज की।
तो आई थिंक अभी तक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज, इस बारे में बात चल रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वोल्टा ने इस चार्ज को स्टोर करना दिखाया कि हम इस चार्ज को कैसे स्टोर कर सकते हैं, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री उन्होंने इस चार्ज को स्टोर करके एक बैटरी का आविष्कार किया। और यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी की जो परिभाषा थी वो बदलना शुरू हो गई थी। 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, अपना अपना परमाणु मॉडल तैयार किया। ये यहाँ पे बताने का कारण ये है क्योंकि जब डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत अपना पेश किया था तो उन्होंने ये बताया था कि किसी भी द्रव्य का, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एक परमाणु होता है, और परमाणु को फर्दर किसी पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन ने बताया था। यानी कि उस समय तक किसी को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस का पता नहीं था। हम लोग बेशक चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि ये चार्ज परमाणु को फर्दर तोड़ने के बाद हमें मिलता है। हम लोग ये देखते थे कि हाँ, हम रब करते हैं, रब करने के बाद में चीज़ें जो हैं वो आकर्षित करती हैं, प्रत्याकर्षित करती हैं, कुछ भी कर रहा हो, वहां से हम लोग चार्ज का ट्रांसफर तो कर रहे थे, लेकिन वो एग्जैक्टली हो कैसे रहा था इस बारे में किसी को भी क्लैरिटी नहीं थी। तो डाल्टन के बाद में 1820 एडी, सन 1820 में क्रिस्टियन ओरेस्टेड, ये नाम इलेक्ट्रिकल की फील्ड में कई बार सुना जाता है, क्रिस्टियन ओरेस्टेड, इन्होंने एक्सीडेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी की। अब मैं एक्सीडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सर्किट, क्योंकि बैटरी की खोज हमारी हो चुकी थी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स थे उस समय में, इन्होंने जैसे ही देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ये ऑन करते हैं, इस सर्किट के पास में रखी हुई जो कंपास होती थी, कंपास में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता था। उनको ये स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उन्हें इस चीज़ में क्लैरिटी मिली कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन कंपास में मिल रहा है। इस चीज़ को फर्दर क्लैरिफाई किया क्रिस्टियन ओरेस्टेड के ही समकालीन हेनरी ने। लगभग एक हफ्ते बाद हेनरी ने ओरेस्टेड के साथ में मिलकर इस फिनोमेना को थोड़ा समझा, और उन्होंने एक अपना फेमस लॉ दिया जिसको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहते हैं। इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं तो आई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल एच डॉट डी एल। खैर ये चीज़ें आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये आपस में लिंक है। अभी तक ये नहीं पता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग कंडक्टर से प्रोड्यूस हो सकती है। उस समय तक सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मैग्नेट्स का ही कंसेप्ट था। ये पहली बार था कि करंट कैरिंग कंडक्टर से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आने वाले समय में इसी तरीके से सोलेनॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया, उनकी भी खोज हुई, और पहली बार करंट कैरिंग कंडक्टर के माध्यम से मैग्नेट्स की भी खोज की गई। ये उस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फील्ड में जो एक माइलस्टोन साबित होता है वो किया था माइकल फैराडे ने। क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने ये तो बताया हमें कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जन्म हुआ था, लेकिन वो एक्चुअल में बिहेव करता कैसे है ये हमें इस बारे में क्लैरिटी दी 1831 में माइकल फैराडे ने हमें बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग बात करते हैं, वो जो फ्लक्स होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है d5/dt उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स और माइनस साइन लगा देते हैं, वो एक अलग एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल जो उन्होंने बताया, उन्होंने यही बताया जो ईएमएफ होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में एक बहुत ही बड़ी खोज थी, क्योंकि इसी के बाद डीसी मोटर, डीसी जनरेटर के कंसेप्ट आए। 1831-1832 में सबसे पहले डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया गया, और उससे पहले अभी तक इस तरीके की कोई भी खोज नहीं हुई थी। तो फैराडे ने एक मील का पत्थर साबित किया, जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उन्होंने लेकर आए। और आज भी जब हम चाहे
सिंक्रोनस मोटर्स पढ़ें, जनरेटर्स पढ़ें, डीसी पढ़ें, एसी मशीन्स पढ़ें, इंडक्शन पढ़ें, कहीं भी हम कुछ भी पढ़ रहे हो, हम ये वाला लॉ ज़रूर एप्लीकेबल करते हैं। और इस लॉ को कंप्लीट किया लेंज ने। हम लोग कभी भी फैराडे का लॉ अगर लगाते हैं तो फैराडे लॉ के साथ में लेंज लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है। लेंज ने ये बताया कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये एक्चुअल में उसी कॉज का अपोजिशन करेगा, उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण ये पैदा हो रहा है, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फाइनली लेंज ने कंप्लीट किया। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से देख सकते हैं, जो ईएमएफ होता है दैट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये माइनस साइन वैसे अभी हम यहाँ पे इसलिए डिनोट कर रहे हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि हाँ ये उस कॉज को अपोज कर रहा है। अदरवाइज मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम माइनस आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम माइनस नहीं आता है। कैसे आता है कैसे नहीं आता है उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। उसके बाद इन सारे नियमों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया मैक्सवेल ने। 1862 में ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद में उन्होंने 4 इक्वेशंस दी जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक सार है, जिसको हम आज की डेट में मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होने वाली थी, दैट वाज विद निकोल टेस्ला। निकोल टेस्ला एडिसन के समकालीन थे। एडिसन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया। इनफैक्ट उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को कमर्शियली अवेलेबल किया। तो वो डीसी मोटर्स, डीसी जनरेटर्स के बारे में हम आप बता चुके हैं कि ये 1831 1832 से स्टार्ट हो गया था बनना। तो उस टाइम में एसी मोटर्स या एसी जनरेटर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, सारा कुछ डीसी पे चलता था। एडिसन ने हायर किया था टेस्ला को कि आप उनके डीसी मॉडल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, लेकिन टेस्ला का पूरा कंसेप्ट, पूरा फोकस था एसी मॉडल को डेवलप करने पे। वो डीसी से ज़्यादा एसी में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रोटेटिंग मैग्नेट्स को प्रोड्यूस किया। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। रोटेटिंग मैग्नेट्स प्रोड्यूस होने के बाद में ही हम लोगों ने देखा 3 फेज इंडक्शन मोटर्स का कॉन्सेप्ट आया, वहीं से 3 फेज जनरेटर्स की भी बात आई। उन्होंने सबसे पहले 3 फेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के बारे में बताया। तो ये अपने आप में एक इलेक्ट्रिसिटी को पूरी अलग डायरेक्शन में ले गया, जहां पर एक और हम लोग केवल और केवल डीसी में फोकस थे। निकोल टेस्ला के इन्वेंशन के बाद में एसी का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। फिर इसको आगे वेस्टिंग्स हाउस लैब के साथ में मिलकर इन्होंने इसको कमर्शियलाइज भी किया। और आज हम देखते ही हैं मोस्ट ऑफ द सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं वो आज की डेट में हमारा एसी सिस्टम होता है। खैर ये अभी तक के हमारे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज थे इस लेक्चर में। आज चलिए देखते हैं हम क्या क्या और कैसे कैसे। 1785 में सबसे पहले कूलम्स लॉ आया। 1800 में हमारा बैटरी का आविष्कार हुआ। वोल्टा ने सबसे पहले बैटरी का आविष्कार किया। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनना स्टार्ट हुए। 1820 में ओरेस्टेड ने सबसे पहले डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया उनकी कंपास में। जैसे ही उन्होंने सर्किट को ऑन किया, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इस बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद एम्पियर ने ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के 1 से 2 हफ्ते के बाद में अपना एम्पियर सर्किटल लॉ दिया, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उन्होंने एक रिलेशन बनाया। 1831 में फैराडेज ने अपना लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे पहले दिया, जो ऑलमोस्ट आज की डेट में हम सभी जगह पे यूज़ करते हैं। उसके बाद 1831-32 में डीसी मोटर्स और डीसी जनरेटर्स का आविष्कार हुआ। आविष्कार मींस फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल किया गया उनको। 1834 में लेंज लॉ आया, जिन्होंने फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंप्लीट किया। उसके बाद 1862 में मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशंस दी, जिनको मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड देन 1888 में प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेट्स बाय निकोल टेस्ला। ये एसी की फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था।
इस अचीवमेंट के बाद से ही हमारा एसी का कमर्शियल लेवल पे यूज़ होना स्टार्ट हुआ और एसी मोटर्स, एसी जनरेटर्स का बनाने का भी स्टार्ट हुआ। इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम इन सारे लॉस को, बेसिक कंसेप्ट्स को, जो जो हमारे आने वाले लेक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो हम डीसी मशीन्स या एसी मशीन्स पढ़ेंगे, उसमें जो जो रूल्स हम बेसिक रूल्स अप्लाई करते हैं, उसका मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।